पूरे साउथ चाइना सी पर कब्जा करने की नीति के साथ चाइना हमेशा से अपनी चालबाजियों के लिए जाना जाता रहा है। लेकिन अभी हम मिडिल ईस्ट के संग्राम को देखें तो एक चीज बहुत पुरजोर तौर पर की जा रही है कि मिडिल ईस्ट की जंग में ईरान में उलझा करके यूएस को रखा गया है, और ये भी एक डिप्लोमेटिक मूव है चाइना का, जैसे यूएस उलझा रहा है और यहाँ पर दूसरी तरफ खेल हो जाए। धन्यवाद रितु जी, नाइस टू सी विनोद ऑन द शो आल्सो एंड फेलो पैनलिस्ट आल्सो, वेलकम टू देम। अब आप देखिए, ये जो पूरा जो साउथ चाइना सी में हम ये देखते हैं, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा। रेगुलरली चाइना एक ग्रे जोन वॉरफेयर हम इसको बोलते हैं, बिकॉज शॉर्ट ऑफ फुल स्केल कॉन्फ्लिक्ट, और सदर्न थिएटर कमांड है यहाँ पे चाइना का जो रिस्पॉन्सिबल है साउथ चाइना सी में। और आप जानते हैं स्प्रॉटली आइलैंड्स, पैरासिल आइलैंड्स पे ऑलरेडी एक मिलिट्री बेसिस बन चुके हैं। इसमें मिसाइल लॉन्चर्स और हेलीपैड्स वगैरह इस टाइप की फैसिलिटीज चाइना ने क्रिएट की है राइट इन द मिडल ऑफ द साउथ चाइना सी। और पहले यूनाइटेड स्टेट्स का इंडो पैसिफिक कमांड जो यहाँ पे है, वो पहले क्या करता था कि एक फ्रीडम ऑफ नेविगेशन करता था। वो अपने जहाज़ों को यहाँ पे भेजता था दिखाने के लिए अपना प्रेजेंस, और चाइना का प्रेजेंस, और चाइना को बताने के लिए कि आप अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते। पर अब आप क्या हुआ है, और आपने जैसे अभी जिक्र किया कि मिडिल ईस्ट में ये जो लड़ाई अपना चल रही है, ये फ्रीडम ऑफ नेविगेशन कुछ महीनों से साउथ चाइना सी में देखने को नहीं मिल रहा है। इसलिए ये आपने पिछले महीने आपने देखा होगा कि चाइना ने एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज की थी यहाँ पे। पीएलए नेवी ने बहुत बड़ी एक्सरसाइज की थी, उसमें स्वॉर्म बोट्स का एक स्ट्रेटजी, ये हम स्वॉर्म ड्रोन्स के बारे में सुनते हैं। चाइना ने पहली बार अपने जो उनकी मोटर बोट्स हैं वो तकरीबन 100 से 150 एक टाइम पे निकाली इस एरिया में ताइवान के पास, इसको बताने के लिए कि इसको आने वाले वक्त में वो अपना स्वॉर्म बोट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं दुश्मन को कंफ्यूज करने के लिए, और दुश्मन के एयर डिफेंस या जो भी उनके डिफेंसेस वेपन सिस्टम उधर लगे हुए हैं ताइवान में, उनको कंफ्यूज करने के लिए। और ये फिलीपाइंस का, जैसे अभी आपने शोल आइलैंड्स की बात की, ये बहुत पुराना डिस्प्यूट है चाइना का और फिलीपाइंस का, और ये एक 1992 का एक ट्रिब्यूनल था जिसने इसको फिलीपींस के फेवर में अनाउंस किया था, और चाइना ने इसको माना नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में, उस पैक्ट में तो ये कहा गया है 1951 वाले पैक्ट में कि whenever this condition arrives कि इस तरीके से अगर चाइना करेगा तो फिलीपींस और बाकी देशों के लिए जो छोटे मुद्दे रख रहे हैं उन देशों के लिए अमेरिका को इंटरवीन करना पड़ेगा। तो सवाल तो मेरा आपसे यही था ना कि क्या उसी पैक्ट को काउंटर करने के लिए कोशिश की गई है कि मिडिल ईस्ट में आप जूझते रहिए, आप उस संग्राम में लगे रहिए और हम यहाँ पर अपना खेल कर देंगे। देखिए, ये जो पैक्ट्स है ना, ये इसको कोई फॉलो नहीं करता और ना ही कोई इसको सीरियसली लेता है। आपने इसको, चाइना और भारत के इतने सारे पैक्ट्स थे, आपके कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग और इस टाइप के पैक्ट्स थे, उसको चाइना अप्रैल 2020 में घुस के आ गया ना, तो वो पैक्ट्स कहाँ चले गए आपके। और यहाँ पे भी जब आप 1951 की बात करते हो, आप समझते हैं कि ट्रंप को कोई इसको फर्क पड़ता है इस पैक्ट से। अब आप इसको मिडिल ईस्ट में देख लीजिए, ट्रंप ने क्या कर लिया, जो आपकी जीसीसी कंट्रीज है उनको बचाने के लिए क्या कर लिया, कुछ नहीं कर पाया ट्रंप। और बल्कि जो 12-3 जो इसके मिलिट्री बेसिस थे ट्रंप के, वो सारे नष्ट हो चुके हैं। तो ये जो पैक्ट्स है ना, ये पेपर पे बहुत अच्छे लगते हैं। एक देश का जो फॉरेन अफेयर्स में भी हमको अच्छा लगता है कि हमारा पैक्ट है, हमारा इस टाइप का है, बट ये एक्चुअली ग्राउंड में प्ले आउट नहीं करता है। और आपने इसको ताइवान में भी देख लिया, जो एक पैक्ट इसको अमेरिका ने इसको किया था, उसको एक स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी के दायरे में रखा हुआ है, और उसमें कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि अमेरिका उनकी मदद करने आएगा। ठीक है, तो एक सवाल मेरा झा सर से बनता है। झा सर, चाहे सैन्यकरण हो या कृत्रिम द्वीप बनाने हो या इसके अलावा ग्रे जोन टैक्टिक्स जो चाइना चलता आया है अभी तक, हमने देखा कि 9 डैश लाइन का दावा भी
जो है इस बीच चर्चाओं में रहा है। साथ ही साथ जो रिसर्च बताती है वो ये कि सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन को पूरी तरीके से अपने हिसाब से चाइना चलाना चाहता है। तो उस डार्क जोन में अगर साउथ चाइना सी को खुद अपने कब्जे से चलाना चाहता है, रेगुलेट करना चाहता है चाइना, तो ये सवाल नहीं बनेगा क्या कि इंटरनेशनल वाटरवेज या वाटर्स को इस तरीके से हाईजैक करना ये एक्सपेंशन नीति है या खुलेआम दबंगई है, दादागिरी है? बिल्कुल ठीक सवाल आपने किया हुआ है ऋतु। देखिए, चाइना का जो है ये सर्वव्यापी उसका दृष्टिकोण है, चारों तरफ वो 360 डिग्री जिसको कहते हैं उसमें वो एक्ट कर रहा है। अभी फिलहाल जो हम लोगों का डिस्कशन है ये साउथ चाइना सी को लेके है। इसमें उसके 5 एंगल हैं, बड़े क्लियर एंगल हैं कि साउथ चाइना सी में सबसे पहले जो स्केयर कर रहा है, जो हैरास कर रहा है, वो फिलीपींस को कर रहा है, क्योंकि फिलीपींस के जितने भी आइलैंड थे सबों के ऊपर में किसी न किसी तरह से उसको डराने धमकाने का वो काम कर रहा है। बैरियर का आपने नाम ले ही लिया, फिशिंग वहाँ पे मुश्किल हो रही है। उसके जो इकोनॉमिक जोन है उसके ऊपर में चाइना जो है वो डाका डाले हुए है। दूसरा, ताइवान को लेके कितने सारी चीज़ें अभी रिसेंट के लगभग 3-4 साल में उसने किया हुआ है। ये तो एक नया रिसर्च बन जाएगा। अभी हाल के दिन में, अभी एज ऑन टुडे जो चल रहा है, वो 76 स्क्वायर किलोमीटर एयर स्पेस को उसने बिल्कुल ब्लॉकेट किया हुआ है, जस्ट एडजेसेंट टू द ताइवान एयर स्पेस। तो ये ताइवान के लिए किया हुआ है। इसके ऊपर से जापान को भी अलग से डराया हुआ है, क्योंकि इसका जो सेंकाकू आइलैंड है इसके आसपास में चाइनीज एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और वो थ्रेटनिंग हो गई है, जिसके लिए कि चाइना। तो सवाल ये उठ जाएगा सर, जैसे कि आप कह रहे हैं कि ये तो हो ही रहा है, खुलेआम हो रहा है, तो अगर चीजें हो रही हैं तो ये किस आधार पर हो रही हैं? कानून के आधार पर या ताकत के आधार पर चीन कर रहा है? ये तो देखिए, अमेरिका और चाइना एक चीज में ज्यादा भिन्नता नहीं रखते हैं मत में, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये जो आपने 9 डॉटेड लाइंस का नाम लिया था, ये आज से प्रॉब्लम नहीं है, ये लगभग पिछले 12 साल से इसकी प्रॉब्लम है। इसमें आईसीजे ने भी एक डिसीजन दिया हुआ है कि ये अवैध है। जो चाइना ने जो 9 डॉटेड लाइन किए हैं ये अवैध है। तो चाइना ने कहा कि आपकी ऐसी की तैसी, आपने अगर इंटरनेशनल कोर्ट ने अगर ये डिसीजन दिया है तो मैं इसको नहीं मानता। अभी जो बाकी जो कंट्रीज हैं जो उस 9 डॉटेड लाइन से पीड़ित हैं वो गए हुए हैं यूएन में, यूएनएससी में, लेकिन उसका क्या अंजाम होगा हम नहीं जानते हैं, क्योंकि आज के दिन में यूएनएससी जो है वो डिफंक्ट पड़ा हुआ है। एक और चीज़ का मैं नाम ले रहा था कि जापान को जिस तरह से डराया जा रहा है, उसके जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में सेंकाकू आ रहा है उसके ऊपर में वो अधिपत्य डाल रहा है। तो ये एक सीरियस बात है जिसके लिए कि जापान को बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करना पड़ा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तो चाइना का जो एंट्री है इंडियन ओशन में, अगर हमने मलाक्का स्ट्रेट पे कोई जबरदस्त निगरानी रखी या वहाँ पे ब्लॉकेट किया या वहाँ पे हमने ऑब्जेक्शन डाला, तो आज के दिन में चाइना जो है उसको एस्कॉर्ट करके, मतलब उसको चाइना तो कर ही रहा है सर। और कमाल की बात यह है कि अगर साउथ चाइना सी के ऊपर जितनी दफा बात होती है उसमें अमेरिका आता ही आता है, क्योंकि हम देखते हैं कि वो एक्सपेंशन नीति के साथ, अपनी विस्तारवाद नीति के साथ बढ़ रहा है। और वो पैक्ट जिसका जिक्र अभी राजन सर कर रहे थे वो इनैक्ट आ जाता है, और वो उसके इनैक्ट आने से ही अमेरिका का रोल बढ़ जाता है। लेकिन इस बीच रोल जो अंतर्राष्ट्रीय जो नियम है या जो बोर्ड्स बने हैं, जो संगठन है, वो कहाँ है? वो तो नजर ही नहीं आ रहे। इस पर जवाब दीजिएगा। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, माफी के साथ रोक रही हूं। बड़ी जानकारी है कि ईरान ने फिर से बंद किया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ईरान ने एक बार फिर से वो दिखाया है, वो तस्वीर दिखाई है जिसमें कहा जा रहा था कि कॉन्फिडेंशियल इस पूरे पैक को माना जा रहा है, और जो डीलिंग्स भी हो रही है बैक एंड से, जितनी दफा बात हो रही है हॉर्मुज को लेकर, वो कहीं ना कहीं बहुत प्रश्नों के घेरे में है। हॉर्मुज पर पहले की तरह नियंत्रण जारी है, सैन्य प्रवक्ता की तरफ से क्लियर कर दिया गया है। अमेरिका बार बार उल्लंघन कर रहा है। हॉर्मुज पर ईरान ने फिर से सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। हॉर्मुज पर ईरान की अमेरिका को चेतावनी, बाकायदे सीधे तौर पर ईरानी बंदरगाहों से नाकेबंदी हटाने की मांग भी कर दी गई है। इस पर सवाल तो पूछूंगी, लेकिन शाह सर कंप्लीट कीजिएगा, उसके बाद अजिताभ जी का रुख करना चाह रही हूँ मैं। सवाल ये मेरा आपसे कि अब ये देख लीजिए, हॉर्मुज का एक कोना जो है पहले से ही सुलग ही रहा है, अब दूसरी तरफ साउथ चाइना सी का मुद्दा
उठना शुरू हो चुका है। और भी तो कंट्रीज हैं, और जैसे कि आपने कहा कि वो जो भी वहां पर कर रहा है, जो भी हस्तक्षेप कर रहा है, चाइना के लिए प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। जी ऋतु, मैं आपको जो बता रहा था उसमें सिर्फ दो चीजें बच गई थी कि एक जो ऑल्टरनेट एंट्री पॉइंट वो खोज रहा है इंडियन ओशन के लिए या फिर इस तरफ में आने के लिए, जो अरेबियन सी में आने के लिए, वो इंडोनेशिया के 3 स्पेसिफिक स्टेट हैं। एक है ओम्बाई बिटार, दूसरा है लोम्बोक, तीसरा है सुंडा। इन तीनों से उसने अपना रास्ता खोज लिया हुआ है, तो ये काम उसका पूरा हो गया है। अब आता है, आपने अमेरिका का सवाल पूछा, तो देखिए अमेरिका आज के दिन में चाइना के लिए रोल मॉडल है। चाइना ने क्यूबा के ऊपर में ब्लॉकेट लगा दिया, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, संसार कुछ नहीं बोल रहा है। वेनेजुएला के ऊपर में ब्लॉकेट लगाया, किसी ने कुछ नहीं किया, वहां के प्रेसिडेंट को पकड़ लिया, किसी ने कुछ नहीं किया। अब अभी यहाँ पे स्टेट ऑफ हॉर्मुज में कर रहा है, ब्लॉकेट जो कर रहा है वो भी इलीगल है, एब्सोल्यूट इलीगल। लेकिन कहीं कुछ कोई नहीं, इसे गवर्न कौन करेगा, इसे ट्रैक कौन करेगा, और इस पर नियम तय करते हुए एक्शन कौन लेगा? दैट्स द क्वेश्चन ऑफ द आवर। अजिताभ सर, मुझे बहुत क्लियर शब्दों में समझाइएगा। और भी तो कंट्रीज है, फिलीपींस है, वियतनाम है, मलेशिया है, ज्वाइनिंग इतनी सारी कंट्रीज है, उनके मुद्दे कहाँ चले गए? फिर तो ये कहा जाएगा फिलीपींस, अगर मैं अगर अलग करके देखूं तो फिलीपींस जो मुद्दे उठा रहा है वो अपनी जमीन बचा रहा है, या इस वक्त यूएस की जो दोहरी नीति है उसके ट्रैप में फंस गया है? देखिए ऋतु जी, ये दुर्भाग्य है कि पूरी विश्व व्यवस्था एकदम कैओटिक हो गई है, डिसऑर्डर फैला हुआ है। कोई तो भी ये आप जो सुपर नियम पावर की कानून की पॉलिटिक्स बात, है, जी सुपर पावर की पॉलिटिक्स से आप मान रहे हैं? नहीं, सुपर पावर तो अब है ही नहीं। जिस तरह से अमेरिका की, ये देखिए पिछले यूक्रेन वार से अभी तक 4 साल में ये युद्ध ने, और कंटिन्यूअस, चाहे यूक्रेन से आप शुरू कीजिए, फिर गजा पे आप चले जाइए, उसके बाद ईरान पे आ जाइए, तीनों वॉर में अमेरिका की फेल्योर सिद्ध हुई है। और इसने सिद्ध कर दिया, खास करके ईरान वार ने अमेरिका की कमजोरी को उजागर कर दिया। और ये एक तरह से कहिए चीन ने ये नब्ज पकड़ लिया है अमेरिका की, कि हर तरफ अमेरिका मार खा रहा है। और उसमें राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों और कुनीतियों का, मैं कहूंगा, एक बहुत बड़ा रोल है कि जो अमेरिका एक सुपर पावर की तरह चारों तरफ ऑक्टोपस की तरह अपने आप को बढ़ाता गया 8 दिशाओं में, आज उसका परिणाम है कि अमेरिका खुद एक्सपोज हो गया और सबसे ज्यादा वीक होता दिख रहा है। दूसरे की सुरक्षा की बजाय वो अपनी सुरक्षा में भी अब उसकी सेंध लगने की तैयारी हो रही है, और चीन ये करने जा रहा है। जैसा अभी दिख रहा है, चीन बहुत ही चतुराई से हर किसी को अपने चंगुल में ले रहा है। ये वही मैं कह रहा हूं फिर से कि ऑक्टोपस वाली नीति अपने उठा के, आज देखिए चीन का जितने भी इसके 7-8 देश जो इसके बॉर्डर पे हैं, हर किसी से चीन का पंगा होता रहा है। हर किसी का चीन से बॉर्डर डिस्प्यूट तो ये सवाल भी उठेगा ना अजिताभ सर, व्हाट्स यूएन डूइंग? यूएन सिर्फ क्या बयान देने के लिए है? फिर इन तमाम चीजों पर कौन एक्शन लेगा? बिल्कुल आप सही कह रही हैं, यूएन को भी कमजोर करने में अमेरिका का ही हाथ है। अमेरिका, ये वही अमेरिका है जिसने यूनाइटेड नेशंस को बनाने में लीड लिया, एक सुपर पावर की तरह सुपर गाइड भी बना था। लेकिन धीरे धीरे, खास करके राष्ट्रपति ट्रंप की जो 2 बार इसका जो टेन्योर जो रहा है, ये दूसरा टेन्योर में और ज्यादा वो कमजोर होता दिख रहा है। यहाँ पे प्रोफेशनलिज्म कम हो गया है, बिजनेस ज्यादा हो गया है। उनके जो बिजनेस माइंडेड अप्रोच है, उसकी वजह से सारे नियम कानून को, चाहे वो यूनाइटेड, आप सोचिए ना, अमेरिका आज 66 इंटरनेशनल बॉडीज जो हैं उससे बाहर निकल गया है। इसी जनवरी में ऐसी बात हुई है। तो 66 इंटरनेशनल बॉडीज इंक्लूडिंग यूनाइटेड नेशंस एंटिटीज, इससे बाहर निकालना, उनके नियमों को नहीं मानना, ये दिखाता है कि जब अमेरिका ऐसी धज्जियां उड़ा रहा है तो चीन कहां पीछे हटने वाला है। हो गई है कि वो फिशर मैन आते हैं फिलीपीन से, उन्हें पानी की बौछारें करके वापस भेज दिया जाता है, और चाइना खुलेआम दादागिरी कर रहा है उस पूरे कैनाल पर, उस पूरे लगून पर, अगर कहें, जिसमें जिक्र किया जाता है, चाहे वो स्कार्बोरो शोल को लेकर के भी जिक्र करूं। एक सवाल राजन कोचर सर से मेरा बनता है इस पर। राजन सर, जैसा मैंने पूछा कि यूएन कुछ कर नहीं रहा है, तो क्या वो कंट्रीज जो अभी इस पूरी चीज का दंश झेल रही है, जैसा मैंने पहले जिक्र किया, वियतनाम हो, मलेशिया हो, फिलीपींस हो, और भी एडजॉइनिंग जो क्षेत्र हैं,
जो छोटे छोटे भी इलाके होंगे, अभी वो एकल होकर के क्या एशियान जो देश है वो एकल होकर के क्या चाइना के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं? नंबर 1। और नंबर 2 सवाल ये आपसे मेरा कि एक छोटा सा नेवल क्लैश क्या वर्ल्ड वॉर ट्रिगर कर सकता है? ऋतु जी बहुत अच्छे सवाल है, बिकॉज एक वर्ल्ड वॉर तो मैं नहीं इसको मानता कि छिड़ सकता है एक नेवल क्लैश से, एक छोटे से क्लैश से, बिकॉज वर्ल्ड वॉर में एक या दो कंट्रीज शामिल नहीं होती है, उसमें प्रैक्टिकली आप 50 to 60% ऑफ द वर्ल्ड की कंट्रीज शामिल हो जाती हैं। बट दूसरा जो आपका सवाल है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो सवाल ये है कि जब आपकी एक इतनी मजबूत अलायंस यूनाइटेड नेशन जो 1945 के बाद गठन हुआ था जिसका, और जो इतने सालों तक, देखिए आप यूनाइटेड नेशंस को एक वन साइडेड प्रिज्म की तरह मत देखिए, बिकॉज प्रिवेंशन ऑफ वॉर एंड प्रिवेंशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ही अकेला रोल नहीं है यूनाइटेड नेशंस का, जो बहुत सारे उसके रोल्स हैं और इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशन उनके अंडर काम करती हैं, और ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन है, WHOs हैं, बहुत सारी आपकी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और मेल नरिश्ड बच्चों के लिए अफ्रीका में बहुत अच्छा काम चल रहा है इसको UN का। तो जब हम UN की बात करते हैं ना, हम लोग एक तरफा उसकी राय लेते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन नहीं कर पा रहे, ये मैं मानता हूँ। कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि UN का जो एक आपने चार्टर बनाया है, जिस तरीके से आपने सिक्योरिटी काउंसिल का एक स्ट्रक्चर बनाया है, वो स्ट्रक्चर फॉल्टी है। आपने Absolutely, और वो एक तरह से एक रनवे तैयार कर देता है चाइना जैसे देशों के लिए जो विस्तारवाद की अपनी नींव को आगे बढ़ाना चाहते हैं। राजन सर, इसी पर मेरा सवाल है। 2016 में जिसमें कहा गया था कि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने फैसला दिया है, चाइना की भूमिका को इलीगल करारा था कोर्ट ने बाकायदा, पर चाइना है कि चाइना वाली हरकतें दिखा रहा है, ड्रैगन अपनी चालबाजियां दिखा रहा है, कोर्ट के फैसले को नहीं मान रहा है। ये कहां से वाजिब होगा? चाइना जैसे देश जो कि कहा जाता है कि सुपर पावर की रेस में अपने आप को मानता है, कंपैरेटिवली अमेरिका के सामने काउंटर करने के लिए हमेशा खड़ा रहता है, तो ऐसा देश अगर कोर्ट के फैसले नहीं मान रहा है तो आगे कहां जाएगी दुनिया की स्थिति? ऋतु जी, आपको मैं अभी एक रिसेंट एग्जांपल देता हूं। जो नेतन्याहू है, he has been indicted by the International Criminal Court of ICC और International Court of Justice, he has been declared a war criminal. इसको क्या कर लिया इस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने? नेतन्याहू को अरेस्ट किया अभी तक, और इसको नेतन्याहू क्या जेल में गए हैं? तो हम ये, चाइना तो बहुत बड़ा देश है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।